हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है? सब बढ़िया, मज़े में, मस्त खाना पीना चल रहा है। देखो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की दुनिया का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, और ये टॉपिक है कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। मतलब इसको हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी कहते हैं, या हम इसको फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल भी कहते हैं। मतलब जैसे अभी तक हम लोगों ने जो छोटी क्लासेस में फंक्शंस पढ़े थे, एक्चुअली वो फंक्शंस रियल फंक्शंस थे। उसमें एक्स की वैल्यू को रियल लिया जाता था, डोमेन को रियल लिया जाता था। अब जो हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे उसमें डोमेन जो है वो इमेजिनरी भी हो सकती है या कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सबसे पहला टॉपिक होता है एनालिटिक फंक्शन। तो हम लोग शुरू करेंगे एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन हम लोग शुरू करेंगे। देखो, इसमें क्या होगा भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत बहुत ज़्यादा होगी। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बहुत डिटेल से पढ़ना है तो एक्चुअली मैं आईआईटी के लिए भी पढ़ाता हूँ, तो आईआईटी के लिए मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पूरा प्लेलिस्ट स्टोर कर रखा है अपने इसी वीडियो में, एचडी मैथमेटिक्स में ही देखोगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक पूरा प्लेलिस्ट है। तो आप चाहे तो कॉम्प्लेक्स नंबर को 5-6 दिन में पहले अच्छे से उस पूरे प्लेलिस्ट को पढ़ लो, उससे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे बेसिक्स आ जाएंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर बीएससी एमएससी कर रहे हैं तो अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम देना है तो वहाँ पर हर जगह हमसे कॉम्प्लेक्स नंबर पूछा ही जाएगा। अगर आप एग्जाम देंगे, आगे चल के नेट एग्ज़ाम देंगे या टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम देंगे, तो हर जगह हमसे कॉम्प्लेक्स नंबर तो पूछा ही जाएगा। तो 11 टॉप क्लास में आईआईटी में भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर पूछा जाता है, और मेरे आईआईटी के लिए भी वीडियो अपलोडेड है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर डिटेल टॉपिक मैंने अपलोड किया हुआ, उसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये बीएससी का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो इसमें उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। हालांकि थोड़ी बहुत अगर कोई बात होगी तो मैं यहाँ पर आपको साथ साथ समझा दूंगा, और अगर आपके बेसिक क्लियर हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। बेसिक क्लियर नहीं है तो 11 की मेरी पूरी प्लेलिस्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर की, उससे जाकर आप कॉम्प्लेक्स नंबर डिटेल से सीख सकते हैं। बहुत डिटेल है उसमें, बहुत डिटेल है, अच्छे से सीख लीजिए। और अगर आता है तो कोई बात नहीं, हालांकि थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ साथ साथ समझा दूंगा। देखो बच्चों, एनालिटिक फंक्शन में आमतौर पे क्या होता है, लोग काची रीमन इक्वेशन को लेकर शुरू हो जाते हैं कि भैया फंक्शन एनालिटिक होता है अगर वो काची रीमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। लेकिन उससे पहले भी कुछ बेसिक हमको आने चाहिए। काची रीमन इक्वेशन चलो बीएससी एससी पास तो हो जाओगे आप, लेकिन अगर आप नेट एग्ज़ाम देना चाहते हो या अगर आप फॉर एग्जांपल जैम एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो फिर खाली काची रीमन इक्वेशन से काम नहीं चलेगा, उसमें कुछ और बेसिक भी पढ़ने चाहिए। मैं आपको काची रीमन इक्वेशन भी बताऊंगा, परेशान मत होइए, सब बताऊंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा हम कुछ और बेसिक पढ़ें। देखो बच्चों, एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं जॉर्डन कर्व, है ना, जॉर्डन कर्व इसको हम कहते हैं। तो इसको जरा पहले हम लोग समझें, यहीं से शुरुआत होती है एनालिटिक फंक्शन की। मैं आपको काची रीमन इक्वेशन भी बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ बेस क्लियर करने के बाद, क्योंकि काची रीमन इक्वेशन बड़ा आसान पड़ता है, उसमें डिफरेंशिएट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, जी फंक्शन आ गया, जी समझ। ठीक है, उससे पहले जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल यानी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का असली चीज जो है ना, वो पहले पढ़िए, थोड़ा बेसिक पहले समझिए। देखो जॉर्डन कर्व क्या होता है। जॉर्डन कर्व से पहले भी हम जरा सिंपल कर्व को समझे कि भाई हमने बहुत सुना होगा एक कर्व है, फिर फंक्शन है, कर्व ये है तो कर्व वो है। तो आखिर हम ये समझें कि ये कर्व है क्या भला, कर्व कहते किसको हैं। देखो बच्चों, कर्व जो है उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, हम लोग कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस। क्योंकि देखो, अगर हमें बड़ी चीजें समझनी हैं तो उन्हें छोटी चीजों से कनेक्ट करना पड़ता है, बीच में ब्रिज बनाना पड़ता है, तो चीजें अपने आप लिंक होती हैं और ज्यादा समझ में आता है ना। अगर आप बीच का ब्रिज तोड़ देंगे, छोटे से सीधे जंप करेंगे बड़े की तरफ, तो आप गिर जाएंगे, नहीं समझ में आएगा। तो ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें हम पढ़ते हैं, जो यहाँ पर हम प्योर मैथ्स में बीएससी एमएससी में जो पढ़ते हैं, इन बड़ी चीज़ों को छोटी बातों से कनेक्ट करना पड़ता है। उसको कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज बनाना पड़ता है, पुल तैयार करना पड़ता है। पुल मतलब वही बेसिक का पुल, हम जो बेसिक सीखते हैं उसको ही अपने ब्रिज कहते हैं। तो वही मैं ब्रिज तैयार कर रहा हूँ जिससे चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ, तो उससे बहुत बेहतर समझ में आने वाला है। क्योंकि इसमें जो है आगे चल के कंटूर इंटीग्रेशन वगैरह सब टफ चीज़ें आने वाली हैं,
उनको बिना समझे हम आगे नहीं कर सकते। ठीक है, देखो जैसे पैरामीट्रिक इक्वेशन में क्या होता था, हम x और y को किसी तीसरे वेरिएबल में लिखते थे। जैसे मान लो मैंने कहा कि x बराबर t है और y बराबर t स्क्वायर है ना। तो t मतलब x और y दोनों वेरिएबल हैं, उन दोनों को हमने तीसरे वेरिएबल t में लिख दिया। t भी क्या है बोलो, वेरिएबल, और t को कहते थे पैरामीटर। t क्या हो गया बोलो, पैरामीटर, तीसरा वेरिएबल। तो अब जैसे क्या होता है, मतलब इसको हम कंबाइंड फॉर्म में कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। अब जैसे हम t को हटा सकते हैं, जैसे कि हम t की वैल्यू यहाँ रख दें, तो इसको y बराबर एक्स स्क्वायर भी कह सकते हैं। जैसे t बराबर x है, t बराबर x यहाँ रख दें तो y बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखो ये क्या हो गया, ये एक पैराबोला हो गया। y बराबर एक्स स्क्वायर हम जानते हैं, ये होता है ना ओपनिंग ऑफ पैराबोला। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार आप t को एलिमिनेट कर ही पाएं। जैसे बहुत जगह ऐसा होगा कि t एलिमिनेट होगा ही नहीं होगा। जैसे कि मान लो मैं ऐसे लिख दूं x बराबर टी क्यूब माइनस टी प्लस 1 और y बराबर लिख दूं मैं t की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ आप कोशिश करते रहिए, t हटेगा ही नहीं। तो जरूरी नहीं है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन में t हट ही जाए। अगर हट जाए तो बहुत अच्छी बात है, आसान हो जाता है, क्योंकि x y वाला हम समझते हैं मामला। लेकिन अगर नहीं हटेगा तो उसको ऐसे का ऐसा ही डील करना पड़ता है। सोचो जरा ध्यान से, है ना। तो ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशन होती हैं, अब देखो क्या होता है, जैसे कि ये जो पैरामीट्रिक अपनी इक्वेशन होती है, इससे हम t हटा सकते हैं तो x y में चीजें पहुंच जाएंगी, x y में पहुंच जाएंगी, थोड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन अगर हम मान लो t को ना हटा पाए, जैसे यहाँ पर t को ना हटा पाए, तो देखो क्या होता है, अगर हम t को ना हटा पाए तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो जैसे हम एक काम करें, इसको ऐसे लिखें z इक्वल टू टी प्लस आई टी स्क्वायर। एक्चुअली क्या होता है, z इक्वल टू पढ़ा होगा आपने, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, x प्लस आयोटा y। z इक्वल टू क्या होता है बोलो, x प्लस आयोटा y, जहां पर आयोटा क्या होता है, अंडर रूट माइनस 1। ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर में अंतर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर में भी अंतर होता है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर भी अलग अलग होते हैं। तो मैंने बताया, मैं समझा दूंगा। वैसे मैंने बताया जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लेलिस्ट है आईआईटी वाला, उसमें मैंने पहले ही या दूसरे वीडियो में ये बात डिटेल से समझाई है कि आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर में क्या अंतर होता है। सीख लीजिए, बहुत काम आएगी। क्योंकि अगर आप बीएससी एमएससी कर रहे हैं, इसका मतलब आप टीचिंग लाइन में ही रहेंगे, और टीचिंग लाइन में अगर रहेंगे तो हमें सारे बेसिक क्लियर होने चाहिए, है ना। क्योंकि जो बीएससी एमएससी कर रहा है, इसका मतलब कन्फर्म है उसे टीचर बनना है कहीं ना कहीं, किसी लेवल पे टीचिंग करे, प्राइवेट करे, सरकारी करे, ग्रेजुएशन में करे, इंटर करे, हाई स्कूल करे, कहीं भी करे, लेकिन टीचिंग में उसे रहना है। और टीचिंग में रहना या कोई एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए ये बेसिक हमारे क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो मैंने इसमें समझाया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर में क्या अंतर होता है। आप वो प्लेलिस्ट खोल लीजिए और उसमें डिटेल से जा करके इस बात को समझ, हालांकि जरूरत पड़ने पर बता दूंगा मैं आगे चल के, परेशान मत होइए, ठीक है। देखो तो आयोटा होता है अंडर रूट माइनस 1, z बराबर होता है एक्स प्लस आयोटा वाई। क्योंकि अगर हम वो सारे बेसिक पढ़ाने लग जाएं तो यहाँ का ये सब छूट जाएगा फिर। तो वो बेसिक मैंने अलग प्लेलिस्ट बना रखी ना, 11 क्लास का कॉम्प्लेक्स नंबर की पूरी अलग प्लेलिस्ट है, उसमें जाइए डिटेल से कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़िए, बहुत डिटेल से कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें है। और अभी आगे और भी वीडियो उसमें अपलोड धीरे धीरे करके हो रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो क्या होता है, अगर हम इसको z इक्वल टू लिखें और z को लिखें x प्लस आई वाई, तो क्या हो जाएगा t प्लस आयोटा टी स्क्वायर। समझे। अब रियल को रियल से इक्वल कर दो तो x बराबर t हो गया, इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वल कर दो, y बराबर टी स्क्वायर। देखो वही चीज वापस आ गई, है ना। x बराबर t हो गया और y बराबर टी स्क्वायर हो गया। तो z को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, z इक्वल टू फंक्शन ऑफ t प्लस आई टाइम फंक्शन ऑफ अनदर t। देखो यही चीज आ गई, ft का मतलब ये हो गया, और gt का मतलब देखो ये हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और t जो है उसकी कोई वैल्यू होगी, जैसे मान लो मैंने कहा t a से लेकर के b तक है, t जो है वो a से लेकर b तक जा रहा है, t की वैल्यू a से लेकर b तक जा सकती है।
तो इस टाइप के इक्वेशन को हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कर्व का नाम देते हैं। जैसे ये कर्व है जिसमें z इक्वल टू फंक्शन ऑफ t प्लस आयोटा इंटू फंक्शन ऑफ t अगेन। ये कोई भी t का फंक्शन हो सकता है और ये भी कोई भी t का फंक्शन हो सकता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये कंटिन्यूअस होने चाहिए, मतलब ft और ये जो gt है ना, ft और gt ये कंटिन्यूअस होने चाहिए। किस पर? t की इस वैल्यू पर ये कंटिन्यूअस होने चाहिए, क्योंकि तभी z कंटिन्यूअस होगा। जब ft और gt t की इस, देखो ये t की जो वैल्यू मैंने ली है a से लेके b तक, ये a b कुछ भी हो सकता है। t क्या है? रियल नंबर है। t क्या है? एक प्रकार का रियल नंबर है। t कोई भी रियल नंबर हो सकता है जो कि a से लेकर b तक जाएगा, है ना। तो लेकिन ये जो ft और gt हैं ये t की इस वैल्यू पर कंटिन्यूअस होने चाहिए, तभी हमारा z भी कंटिन्यूअस होगा। जब ft और gt कंटिन्यूअस होंगे तभी ये z फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। समझो ध्यान से, ठीक है। जब वो कंटिन्यूअस होगा तो इसी को हम एक कर्व कहते हैं मैथ्स की लैंग्वेज में। मैथ्स की लैंग्वेज में इस टाइप की चीजों को कर्व कहा जाता है। कर्व क्या है? कर्व इज ए टाइप ऑफ फंक्शन, मतलब कर्व की सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन ft और gt कंटिन्यूअस होने चाहिए। कंटिन्यूअस का मतलब जैसे वो किसी पॉइंट पर इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए। जैसे कि मान लो इसको लिखो, जरा इसको लिखो, नोट करो, है ना। देखो तो पहले कर्व को समझे, फिर जॉर्डन कर्व समझेंगे, फिर हम एनालिटिक फंक्शन समझेंगे, फिर काची-रीमन इक्वेशन भी समझेंगे। परेशान मत होइए, कैंची काची कुछ भी बोलो यार, काची कैंची कूची कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि मान लो अगर फॉर एग्जांपल मैं ये लिखूं z बराबर, मान लो मैंने लिखा 1/t-2 प्लस आयोटा अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 और t की वैल्यू ले ली 0 से लेकर के 4 तक। अब देखो ये जो कर्व जो मैंने लिखा ना, ये क्या हो गया? ft, तो z इक्वल टू क्या हो गया? f ऑफ t और प्लस i टाइम g ऑफ t। तो ft कितना हो गया? ft हो गया ये 1/t-2 और gt कितना हो गया? gt मतलब देखो आयोटा का कोफिशिएंट 1/t स्क्वायर प्लस 1। तो अब देखो t बराबर 2 पर जो f फंक्शन है ये कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि देखो t 0 से 4 तक जाना है, तो 0 से 4 के बीच में t बराबर 2 लेंगे तो t बराबर 2 0 4 के बीच में आएगा। तो t बराबर 2 पर जो हमारा ft है ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं रहा, क्योंकि t पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, इनफाइनाइट हो गया। तो इसका मतलब इसको हम कर्व नहीं कहेंगे। कर्व क्या है? इस पूरी की पूरी वैल्यू में कंटिन्यूअस होना चाहिए, है ना। तो मतलब ये कर्व नहीं कहा जाएगा। तो कर्व की डेफिनेशन क्या है बोलो? कर्व क्या है? देखो कर्व का मतलब z बराबर ft प्लस आई जी टी, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ft को हम ऐसे भी कह सकते हैं x ऑफ t प्लस आई टाइम y ऑफ t, एक ही बात है ना। मतलब ft की जगह xt लिख दिया t का फंक्शन, और gt की जगह yt लिख दिया, है ना। एंड z मस्ट बी कंटिन्यूअस, ठीक है। z मस्ट बी कंटिन्यूअस ऑन t फ्रॉम a टू b। इस पूरे इंटरवल में t की इस पूरी वैल्यू के लिए z को कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि z क्या है बोलो? एक कर्व। z इज ए कर्व। अच्छा, z के कंटिन्यूअस का मतलब ये दोनों ही फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। देखो जैसे ये यहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं है तो ये कर्व नहीं है ना, नॉट ए कर्व, नॉट ए कर्व। कर्व का मतलब ही कि वो t की हर वैल्यू पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, और z के कंटिन्यूअस होने का मतलब ft और gt दोनों ही कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। मतलब किसी भी पॉइंट पर उनको इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर देखो t2 इसमें नहीं आता तो ये कंटिन्यूअस हो जाता। जैसे कि मान लो मैं इसको ऐसे लिख दूं, z बराबर 1/t-2 प्लस i अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, और मान लो मैं t की वैल्यू ले लूं 0 से लेकर 1 तक, तो देखो अब ये कंटिन्यूअस है। तो अब देखो ये कर्व है, क्योंकि हमने देखो यहाँ पर इस t बराबर 2 को लिया ही नहीं, 0 से 1 तक t को ले गए, तो ये फंक्शन कैसा हो गया? कंटिन्यूअस। तो z कैसा हो गया? कंटिन्यूअस हो गया।
बात समझे? तो जो कंटिन्यूअस है वही कर्व है ना। तो z इक्वल टू इस प्रकार से लिखें, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बताया मैंने कि आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है, i का कोफिशिएंट, या इसको ft या gt कुछ भी कह सकते हैं। तो कर्व का मतलब इस टाइप की जो भी चीजें हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में उन्हें हम कर्व कहेंगे, लेकिन वो दोनों कंटिन्यूअस होने चाहिए। ठीक है, लिखो जरा जल्दी ध्यान से। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती जा रही है गाड़ी। देखो बच्चों, अब जैसे क्या होता है कि मान लो मैंने एक कर्व लिया, देखो बुरे इन बच्चों का खेल। देखो मान लो मैंने एक कर्व लिया, मैंने z इक्वल टू लिया t प्लस फॉर एग्जाम्पल t क्यूब आयोटा, ऐसे लिया मान लो मैं t स्क्वायर प्लस t क्यूब आयोटा, ये कर्व लिया। तो देखो जैसे, और मान लो t को लिया मैंने 0 से लेकर के 2 तक। ठीक है, तो देखो जैसे क्या होगा, हम लोग जानते हैं ये होता है हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं इसको, या इसी को हम आर्गन प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, या हम इसी को गॉसियन प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, गॉसियन प्लेन भी इसको हम कहते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गन प्लेन या गॉसियन प्लेन भी इसको हम लोग कहते हैं। देखो जैसे ये होता है हमारा रियल एक्सिस, और ये क्या होता है, ये होता है हमारा इमेजिनरी एक्सिस। बात समझ में? तो देखो जैसे अगर मान लो मैं t को 0 रखूंगा तो z की वैल्यू क्या आएगी, 0, तो z बराबर 0 हो गया। ऐसे कि t को रखा 0 तो z बराबर 0 हो गया, तो देखो z की वैल्यू 0 हो गई। t को रखेंगे 1, t को रखेंगे 1 तो z क्या आएगा बोलो, 1 प्लस 1 आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा। 1 प्लस आयोटा का मतलब इसमें रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट 1 है, तो रियल पार्ट 1, इमेजिनरी पार्ट 1, तो ये 1,1 पर पहुंच गया। अब जैसे हम देखो t को 2 रखेंगे, t को 2 रखेंगे, देखो z क्या होगा, z होगा हमारा 4 प्लस 8 आयोटा, तो रियल पार्ट कितना है बोलो 4, तो रियल पार्ट 4 और इमेजिनरी पार्ट 8, तो 8 आयोटा, तो यहाँ पहुंच गए देखो हम 4,8 पर, मतलब वही वैल्यू हो गई। यहाँ से क्या हुआ, रियल पार्ट 1, इमेजिनरी पार्ट 1, मतलब आईटा। देखो इसमें जैसे z को x प्लस आई वाई लिखते हैं ना, तो सोचो x क्या हो गया 1, y क्या हो गया 1, तो रियल 1 इमेजिनरी 1। यहाँ पर z को x प्लस आई वाई लिखे तो x हो गया 4 और y क्या हो गया 8, तो 4,8, देखो ये हो गया। तो इस तरीके से हमको देखो एक प्रकार की शेप मिल जाएगी कुछ ऐसे करके, और भी पॉइंट चाहे तो रख के देख सकते हैं और हम अच्छी शेप ले सकते हैं। तो ये कर्व हो गया। तो जैसे जैसे हम t की वैल्यू को चेंज करेंगे z की वैल्यू आती जाएंगी। z की वैल्यू का मतलब x और y की वैल्यू, क्योंकि z के दो हिस्से हैं, है ना। z की वैल्यू y, z की वैल्यू का मतलब x और y की वैल्यू, क्योंकि x और y रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, z के दो हिस्से हैं, z के दो पार्ट। तो इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं, जिसमें ये होता है रियल एक्सिस और ये क्या होता है, ये पढ़ा होगा आपने, इमेजिनरी एक्सिस। कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन, जैसे कि हम x एक्सिस और y एक्सिस पढ़ते हैं ना अपना कोऑर्डिनेट में, बिल्कुल वैसे ही ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है। यहाँ रियल एक्सिस है, यहाँ इमेजिनरी एक्सिस है। तो t की अलग अलग वैल्यू रखने से z की वैल्यू आती रहेंगी, और z की जो वैल्यू आएंगी इसका मतलब x और y मिलता रहेगा। x और y को यहाँ पर प्लॉट करेंगे तो हमें कर्व मिलता रहेगा, मतलब एक डायग्राम मिल सकता है किसी प्रकार का, तो इसी को ही हम कर्व कहते हैं। तो मतलब कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि मतलब कर्व की डेफिनेशन कई किताबों में ऐसे भी लिखी हुई है कि रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ z इज कॉल्ड कर्व। मतलब जो z की वैल्यूज हैं, देखो z की जो वैल्यूज हैं, z की वैल्यू 0 आ गई, 0 का मतलब क्या हुआ, x भी 0 और y भी 0, है ना। z बराबर 0 का मतलब x 0 y 0। तो z की जो वैल्यूज का रेंज है इसको हम कर्व कहते हैं, वो एक ही बात है। जैसे मैं ऐसा कहूं कि z इक्वल टू ft
और प्लस आई जी टी, और मान लो मैंने कहा कि टी हमारा ए से बी तक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो z की वैल्यूज आई, t को रखने पर जो z की वैल्यूज आई, उन वैल्यूज को ही हम z की रेंज कहेंगे। भाई रेंज का मतलब फंक्शन की वैल्यूज है ना, जो फंक्शन की वैल्यूज आई। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ z इज कॉल्ड कर्व। एक ही बात है, जो z की वैल्यूज का सेट आया, रेंज को सेट भी कह सकते हैं, या चलो रेंज ही लिख लो, जो z की वैल्यूज का रेंज आया, उनको हम रेंज को, z की वैल्यूज को यहाँ आर्गन प्लेन पर प्लॉट कर सकते हैं, और यही जो एक डायग्राम बना, उसी डायग्राम को हम क्या कहेंगे, बोलो कर्व कहेंगे, कर्व, है ना। तो कर्व का मतलब एक 2 डायमेंशनल फिगर है, एक 2 डायमेंशनल ग्राफ है। जैसे फंक्शन जो है ना, वो कर्व का एक स्पेशल केस होता है। फंक्शन का मतलब कर्व का एक स्पेशल केस, ठीक है ना। लिखो जरा इसको ध्यान से। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चिरागों से लो जा रही थी, मिलने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी। देखो बच्चों, अब एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम कहते हैं सिंपल कर्व। सिंपल कर्व, देखो इसमें क्या होता है, मान लो z इक्वल टू एफ टी प्लस आई टाइम जी टी, है ना, एक कर्व है, इज ए कर्व। मान लो ये कर्व है और t की वैल्यू जा रही है, मान लो a से b तक, t की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, और मैंने बताया कर्व का मतलब कि वो कंटिन्यूअस होना चाहिए हमेशा। जब भी हम कर्व लिखेंगे वो समझ जाना कि वो कंटिन्यूअस है, मतलब t की हर वैल्यू पर f और g जो है ये दोनों डिफाइन है, कंटिन्यूअस है, ये बात ऑब्वियस है। जब भी मैं कर्व लिखूं तो ये बार बार नहीं कहना पड़ेगा कंटिन्यूअस है, वो हमेशा है। कर्व का मतलब कंटिन्यूअस, t की हर वैल्यू पर f और g डिफाइन है, याद रखो, ठीक है। एक कर्व है, और अगर इफ z इज 1 1, z अगर 1 1 है, 1 1 का मतलब देखो ये हुआ कि अगर t1 और t2 बराबर नहीं है, तो ZT1 और ZT2 भी बराबर नहीं होने चाहिए। तो इसको हम कहते हैं 1 1। जैसे आपने पढ़ा था 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन, जैसे फंक्शन में हम लोग कौन से पढ़ते हैं, 1 1 फंक्शन, याद है ना। जैसे कि मान लो fx बराबर x स्क्वायर है, अगर हम इसमें x को 1 रखेंगे तब भी फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी, x को -1 रखेंगे तब भी फंक्शन की वैल्यू 1 ही आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू सेम है, तो ये 1 1 नहीं रह गया, ये नॉट 1 1 हो गया, या ये मैनी 1 हो गया, है ना। देखो भाई, ये जो बेटा प्योर मैथ्स है ना, इसको पढ़ने के लिए कैलकुलस का आना बहुत ज़रूरी है, 11-12 लेवल का कैलकुलस। और वैसे भी अगर आप BSc MSc कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल आपको TGT PGT या डिफरेंट एग्जाम देने ही पड़ेंगे। तो 11-12 लेवल का कैलकुलस को अच्छे से तैयार करिए, है ना। उसकी देखो मैं IIT के भी वीडियो अपलोड करता हूँ, तो 11-12 के कैलकुलस के पूरे वीडियो पढ़े हुए, उनको आप साइड में पढ़ते रहिए, क्योंकि इनकी ज़रूरत हर जगह पड़ सकती है, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पर मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी अगर आप उसको डिटेल से पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हमेशा के लिए, आपके हमेशा के लिए बेसिक अच्छे हो जाएंगे, कभी भी आपका मैथ से डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जैसे ये 1 1 नहीं है, मैनी 1 है ना। तो 1 1 कब होता है, 1 1 के लिए क्या होता है कि अगर 2 पॉइंट जो बराबर नहीं है तो उन पर फंक्शन की वैल्यू भी बराबर नहीं होनी चाहिए। मतलब x1 और x2 अगर अलग अलग हैं तो x1 और x2 पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यूज भी अलग अलग होनी चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, 1 1। फिर इसी को आप ऐसे लिख देते थे, इसी को आप ऐसे लिख देते थे क्या, कि fx1 बराबर fx2,
इम्प्लाइज x1 बराबर x2, एक ही बात है। इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है, हमेशा ध्यान रखना। जैसे p इम्प्लाई q अगर है ना, तो माइनस क्यू इम्प्लाई माइनस पी हमेशा लिख सकते हैं मैथ्स में, कभी भी कहीं भी, ध्यान रखना। ये मैथ्स का एक बहुत बड़ा लॉजिक है। जैसे p इम्प्लाई q है, ये 1 1 की परिभाषा है। तो 1 1 की परिभाषा क्या है कि अगर दो पॉइंट अलग अलग हैं तो फंक्शन की वैल्यू भी अलग अलग होनी चाहिए। देखो जैसे ये 1 1 नहीं था, नॉट 1 1, तो ये 1 1 क्यों नहीं था? क्योंकि देखो दो पॉइंट अलग अलग थे लेकिन फंक्शन की वैल्यू सेम थी, है ना। अगर दो पॉइंट अलग अलग हैं, x1 की x की दो अलग अलग वैल्यू आपने ली और उन दोनों वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू सेम आ गई, तो फिर वो 1 1 नहीं रह गया। लेकिन हाँ, अगर दो पॉइंट अलग अलग है, x1 x2 अलग अलग है और fx1 और fx2 भी अलग अलग है, मतलब दो पॉइंट्स अलग अलग हैं और उन दोनों पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू भी अलग अलग है, तो फंक्शन कैसा होगा? 1 1। इसमें क्या था कि दो पॉइंट अलग अलग थे लेकिन फंक्शन की वैल्यू सेम थी, इसलिए 1 1 नहीं था। तो ये 1 1 की परिभाषा है। और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि जब भी कभी p इम्प्लाई q होगा तो हमेशा माइनस q इम्प्लाई माइनस p होता है हमेशा। मतलब देखो जैसे p इम्प्लाई q और इसका माइनस करो, इसका माइनस का मतलब fx1 बराबर fx2 इम्प्लाई इसका माइनस का मतलब x1 बराबर x2, है ना। जैसे ये p है इम्प्लाई q है, तो q का माइनस का मतलब इक्वल इम्प्लाइज p का माइनस मतलब इक्वल। तो मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट डेफिनेशन है, ये और ये सेम बातें हैं। क्योंकि p इम्प्लाई q अगर है तो माइनस q इम्प्लाई माइनस p हमेशा ही होता है, ध्यान दो। तो देखो ये मतलब कहा गया कि अगर z 1 1 हो, 1 1 का मतलब कि अगर t1 t2 अलग अलग है तो z t1 और z t2 भी अलग अलग होने चाहिए, तो हम कहेंगे z 1 1 है। और अगर z 1 1 है तो फिर हम कहते हैं कि z एक सिंपल कर्व है ना। अगर z 1 1 है तो हम कहते हैं कि z क्या है? बोलो, एक सिंपल कर्व है, समझो, ठीक है। तो मतलब कि t1 t2 अलग अलग हैं तो उन पर z की वैल्यू भी अलग अलग होनी चाहिए। मतलब t1 t2, देखो जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इसको लिखो जरा पहले ध्यान से, इसको लिखो जरा पहले ध्यान से। देखो जैसे मान लो अगर मैंने फॉर एग्जांपल ऐसे देखो एक कर्व लिया z इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस आयोटा t4 और t को लिया -2 से 2 तक। देखो जैसे अब अगर मैं t को लूंगा -1 तो z क्या आएगा? z आएगा 1 और t की वैल्यू -1 आयोटा। और अगर मैं t को लूंगा 1 तो z क्या आएगा? देखो ये 1 यहाँ रखो t, ये आयोटा, है ना। t की वैल्यू 1 -1 यहाँ रखो तो 1 प्लस आयोटा, t की वैल्यू 1 रखो तो 1 प्लस आयोटा। तो देखो यहाँ दोनों जगह से z सेम आ रहा है, जबकि t कैसा है? अलग अलग। t अलग अलग है लेकिन z कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। इसका मतलब ये सिंपल कर्व नहीं है, नॉट सिंपल कर्व, ठीक है। सिंपल कर्व में t के अलग अलग होने पर z हमेशा अलग अलग आना चाहिए। अगर t अलग अलग है, जैसे कोई यहाँ पर t अलग अलग है, t -1 और t1, लेकिन z सेम आ गया। t के अलग अलग होने पर अगर z सेम आ गया तो वो सिंपल कर्व नहीं है, ऐसे ये नॉट ए सिंपल कर्व, ठीक है ना। देखो जैसे अगर मैं ये लेता हूँ z बराबर t प्लस टी स्क्वायर और t को लेता हूँ 0 से 2 तक। अब देखो इसमें t की वैल्यू अलग अलग लोगे तो z अलग अलग आएगा, t की दो वैल्यू पर z सेम नहीं आएगा। t अलग अलग लोगे तो z हमेशा अलग अलग आएगा। तो देखो ये क्या है? ये एक सिंपल कर्व है ना, सिंपल कर्व। ये दोनों कुछ भी ले सकते हैं, t के फंक्शन वो कुछ भी हो सकते हैं, टी स्क्वायर, टी क्यूब, टी की पावर 4, 1/t, लेकिन हाँ कंटिन्यूअस होने चाहिए, ध्यान रखना। साइन टी भी हो सकता है, कॉस टी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये दोनों टी के टर्म में कुछ भी हो सकते हैं लेकिन कंटिन्यूअस होने चाहिए।
तो ये सिंपल कर्व हो गया कि सिंपल कर्व का मतलब z कैसा होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। समझो ध्यान से, लिखो जरा इसको ध्यान से। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, बात पुरानी है, बरसों बीत गए। देखो अब इसमें अगला कॉन्सेप्ट आता है, इसे हम कहते हैं क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व, ठीक है। देखो क्लोज्ड कर्व क्या कहता है, जैसे मान लो मैंने z कोई लिया, एक कर्व ft प्लस IGT लिया, और मान लो t की वैल्यू मैंने a से लेकर b तक ली। अब ये कहता है कि a और b पर अगर z बराबर है ना, a और b पर अगर z बराबर है तो z को क्लोज्ड कहेंगे। मतलब t बराबर a रखने पर z की जो वैल्यू है और t बराबर b रखने पर जो z की वैल्यू है, za का मतलब t बराबर a रखने पर z की वैल्यू, और zb का मतलब t बराबर b रखने पर z की वैल्यू, ये दोनों बराबर आए तो हम कहते हैं z कैसा है, क्लोज्ड है, क्लोज्ड कर्व है, z क्लोज्ड कर्व है। देखो फॉर एग्जांपल मान लो मैंने ये लिया z बराबर cos t प्लस i sin t, और मान लो मैंने t को लिया 0 से लेकर के 2 पाई तक। समझो देखो अगर मैं t को 0 लेता हूं, तो z क्या आएगा, cos 0 यानी कि 1, और sin 0 कितना हो गया 0, तो z बराबर 1। अच्छा अगर मैं t को 2 पाई लेता हूं तो देखो क्या आएगा, cos 2 पाई का मतलब 1, और sin 2 पाई का मतलब 0, तो z बराबर फिर 1। तो मतलब देखो इन दोनों एंड पॉइंट पर z की वैल्यू सेम है। देखो t बराबर a पर और t बराबर b पर z की वैल्यू सेम होगी तो z को क्या कहेंगे हम, क्लोज्ड कर्व कहेंगे। ध्यान दो, क्लोज्ड कर्व, ठीक है। एंड पॉइंट्स पर t की वैल्यू सेम होनी चाहिए, t जहां से जहां भी जाए। t बराबर a पर जैसे कि t की वैल्यू मालूम होनी चाहिए क्या लेनी है, और वो तो वैसे भी कर्व में t मालूम होना चाहिए कि आखिर t लेना क्या है। लिखो जल्दी ध्यान से, बात पुरानी है, एक कहानी है। देखो अब आता है जॉर्डन कर्व। अब हम पहुंचे हैं जॉर्डन कर्व पर। देखो जॉर्डन कर्व क्या होता है बच्चों, एक ऐसा कर्व, एक कर्व दैट इज सिंपल एंड क्लोज्ड। एक ऐसा कर्व जो सिंपल भी है और क्लोज्ड भी है। बात समझे? देखो सिंपल का मतलब t अलग अलग तो वैल्यू अलग अलग, और क्लोज्ड का मतलब एंड पॉइंट पर वैल्यू सेम। देखो जैसे मान लो मैंने ऐसा लिया z इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस आयोटा t4, है ना? नहीं, ये लेते हैं cos t प्लस i sin t। ये एग्जांपल अभी हमने पहले लिया था वही वाला। देखो अगर हम t को 0 से लेकर के पाई तक लें, 0 से लेकर 2 पाई तक लें, तो देखो क्या है, क्लोज का मतलब एंड पॉइंट पर वैल्यू सेम होनी चाहिए। क्लोज का मतलब क्या हुआ कि ZA बराबर ZB होना चाहिए। और सिंपल का मतलब क्या हुआ, सिंपल का मतलब
कि बीच के किसी भी पॉइंट्स पर z सेम नहीं होना चाहिए। मतलब सिंपल का मतलब क्या कि अगर t अलग अलग है तो z भी अलग अलग होना चाहिए। मतलब सिंपल और क्लोज्ड दोनों होने का मतलब क्या हुआ, क्लोज्ड का मतलब एंड पॉइंट पर वैल्यू सेम और सिंपल का मतलब t अलग अलग तो z अलग अलग। मतलब ये हुआ कि एंड पॉइंट के अलावा किसी भी पॉइंट पर वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। मतलब केवल एंड पॉइंट्स पर z की वैल्यू सेम हो, इसके अलावा और किसी भी t पर z की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। देखो जैसे यहां पर अगर हम t को 0 लेंगे तो z हो जाएगा cos 0 यानी कि 1 और sin 0 0 यानी कि 1। अगर हम t को 2 पाई लेंगे तो z क्या होगा समझो, cos 2 पाई फिर से 1 और sin 2 पाई 0 तो 1। सोचो तो देखो एंड पॉइंट पर z सेम है, इसके अलावा और कोई भी दो पॉइंट लोगे z की वैल्यू सेम नहीं आएगी। समझो जैसे t को पाई ले लो तो cos पाई -1 हो जाएगा। मतलब इसके अलावा t की और कोई दो वैल्यू नहीं है जहां पर z सेम हो, है ना। केवल एंड पॉइंट पर वैल्यू सेम होनी चाहिए, इसके अलावा किसी भी पॉइंट पर z, किसी भी दो पॉइंट पर z की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि वैल्यूज ऑफ z आर इक्वल, ठीक है, ओनली एट एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स का मतलब यही t बराबर a और t बराबर b, इनको क्या कहेंगे हम लोग, एंड पॉइंट्स कहेंगे। तो केवल और केवल एंड पॉइंट्स पर z सेम होना चाहिए, इसके अलावा और किसी पॉइंट पर z को सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंपल का मतलब z अलग अलग होना चाहिए और क्लोज का मतलब एंड पॉइंट पर सेम, है ना। ध्यान दो, कई लोग इसको सिंपल क्लोज्ड जॉर्डन कर्व भी कहते हैं। खाली आप सिंपल एंड क्लोज्ड लिख दिए तब भी वो जॉर्डन हो गया। खाली जॉर्डन, सिंपल एंड क्लोज्ड या सिंपल क्लोज्ड जॉर्डन एक ही बात है, ये सारे टर्म एक ही बात है। सिंपल क्लोज्ड जॉर्डन सब एक ही बातें हैं, ध्यान देना। खाली जॉर्डन, खाली सिंपल क्लोज या सिंपल क्लोज जॉर्डन, तीनों बातें एक ही हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो हम लोगों ने आज कर्व और जॉर्डन कर्व के बारे में समझा। अगले वीडियो में समझेंगे आखिर एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग काची-रीमन इक्वेशन पे आएंगे, जिसकी आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, वो भी पढ़ेंगे। लेकिन पहले कुछ बेसिक आ जाए, क्योंकि इन बेसिक के बिना हम अच्छे एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। खाली परिभाषाएं रट के एग्जाम क्वालिफाई नहीं होते हैं। मालूम भी होना चाहिए भैया कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कर्व क्या होते हैं। इसको बिना सीखे हम अच्छे से पढ़ नहीं सकते, क्योंकि इसकी जब ज़रूरत पड़ेगी तो, और ये सब चीज़ें किताबों में हमको समझ में नहीं आती हैं। और बाकी लोग क्या करते हैं, परिभाषाएं लिख देते हैं और डिक्टेट कर देते हैं, भैया लिख लो। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा कि परिभाषाओं को डिक्टेट करूँ, मैं आपको दिमाग में उतारने वाली पढ़ाई कराऊंगा। कोई टेंशन मत लेना, आप वीडियो देखते रहिए। अभी तो खैर पहला वीडियो है, इसके पूरे वीडियो अपलोड होंगे, धीरे धीरे करके होंगे, सारे करके होंगे। ठीक है, आप टेंशन मत लेना, सब आपको एक एक बातें आ जाएंगी। और बता दूं मैं आपको, फंक्शनल एनालिसिस, टोपोलॉजी और अपना रियल एनालिसिस, इसके भी वीडियो लगातार मेरे अपलोड हो रहे हैं। जो टफ टॉपिक जितने भी हैं, JRF, नेट और JAM वगैरह के लिए सारे अच्छे अच्छे वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ 1 by 1। ठीक है, सबके वीडियो आ रहे हैं, सबकी प्लेलिस्ट है हमारे HD मैथमेटिक्स पर। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे एनालिटिक फंक्शन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।